तो बहुपद क्या होता है? सबसे पहले बहुपद पढ़ने के लिए हमको दो चीज जानना जरूरी है। वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर को बोलेंगे हम चर, और नॉन वेरिएबल नंबर या इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम अचर। और वेरिएबल नंबर किसको बोलेंगे हम कि जिसका मान वेरी करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर वेरिएबल नंबर। ठीक है, जैसे इसको हम डिनोट करेंगे इंग्लिश के एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी से भी डिनोट करेंगे। और जो अचर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे 1 2 3 4 यानी किसी भी वैल्यूएबल नंबर से इसको हम डिनोट करेंगे। अब वेरिएबल नंबर और नॉन वेरिएबल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे क्या बनेगा? टर्म बनेगा। ठीक है, जैसे कि एक हमारा नॉन वेरिएबल नंबर 5 है और एक वेरिएबल नंबर x है, दोनों को हम इंटू कर दिए, बन गया 5x, तो ये एक बन गया टर्म। ठीक है, अब जो है सबसे पहले चीज हम देखेंगे कि कोई भी चीज अगर समझ में हमको नहीं आता है तो उसको हम क्या करेंगे? पहले तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो जैसे कि ये हमारा बहुपद, तोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा बहु प्लस पद। ठीक है, बहु का मतलब यहां हो जाएगा, घर वाली बहु नहीं है, बहु का मतलब बहुत, मैनी। और पद का मतलब पद यानी कि टर्म, जिसमें कि मोर देन वन टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी कि जिसमें टर्म बहुत, एक से ज्यादा बीजीय व्यंजक टर्म ज्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से करके इसका टर्म हुआ करता है। ठीक है, तो अब हम जो है बहुपद को 9th क्लास में भी पढ़ना है और बहुपद को 10th क्लास में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले चीज हम जाने कि बहुपद को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो बहुपद को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। तो बहुपद को हम सबसे पहले कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म, एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू पावर। इस तरह से बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। अब हम इस टाइप को अलग अलग करके देखेंगे। इंसान को कैसे, सॉरी, आपका वेरिएबल नंबर और नॉन वेरिएबल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा और उसके कॉम्बिनेशन से उसको प्लस माइनस इंटू इस तरह से अलग किया गया हुआ होगा तो आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऐसा बहुपद को बहुत सारे टर्म में भाग में बांटा गया है, लेकिन आपके सहूलियत के लिए बहुपद को दो भागों में बांट दिए गए। एक उसके टर्म के आधार पे, पद के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टर्म, और दूसरा जो है उसके पावर के आधार पे, अकॉर्डिंग टू पावर। अब हम एक एक करके इसको देखेंगे कि टर्म के अकॉर्डिंग हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। बहुपद क्या? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसा कि मैंने बताया कि बहुपद को कितने भागों से हम बांटे हुए हैं। अपने सुविधा के लिए, समझने के लिए हमने क्या किया? दो भागों में बांट दिया। कैसे बांटा? ये जो बांटा हुआ है, फर्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू टर्म, मतलब कि हम बहुपद को उसके पद को जब देखेंगे तो देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद होगा ये। ठीक है, दूसरा अकॉर्डिंग टू पावर, और यहां हम देखेंगे दूसरे में कि उसके पावर को देख के बता सकते हैं कि वो बहुपद कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म में सबसे पहला आता है हमारा मोनोमोनियल,
मोनोमोनियल का मतलब हो गया, हिंदी में मोनो का मतलब होता है एक पदी बहुपद। तो यहां ये देखने से ही क्लियर हो गया, नाम से ही क्लियर हो गया कि ये किस टाइप का बहुपद होगा, यानी कि वैसे बहुपद जिसमें मात्र एक ही पद हो, मात्र एक ही पद हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमोनियल। सच टाइप ऑफ पोलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म दैट इज कॉल्ड मोनोमोनियल। ओके, यानी कि जिसमें एक पद होगा, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 5x 2y 3z, ये हो गया हमारा क्या? मोनोमोनियल हो गया, एक पदी बहुपद। अब जो है दूसरा हम देखेंगे बाइनोमियल पोलिनोमियल, यानी कि द्विपदी बहुपद। यहां भी क्लियर है कि जिसमें मात्र दो टर्म हो, दो पद हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, यानी कि द्विपदी बहुपद। सच टाइप ऑफ पोलिनोमियल विच हैज ओनली टू टर्म्स दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल पोलिनोमियल। ओके, इसी तरह से जितने टर्म दिखाए जाएंगे, जैसे कि ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, त्रिपदी बहुपद, तो इसमें भी क्लियर हो गया कि जिस बहुपद में कितने पद हो? 3 पद हो। 3 पद होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। मीन्स सच टाइप ऑफ पोलिनोमियल विच हैज ओनली 3 टर्म्स दैट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल पोलिनोमियल। ओके, इसी तरह से आपका नाम जो है बताएगा कि उसमें कितने टर्म्स होंगे। क्लियर? अब चलते हैं हम दूसरे में कि अकॉर्डिंग टू पावर के अनुसार पोलिनोमियल कितने टाइप के होंगे। तो विद्यार्थी सबसे पहला होता है हमारे इसमें जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में x का अधिकतम घात, इसमें यही चीज देखना है अकॉर्डिंग टू पावर में कि x का मैक्सिमम घात क्या है। व्हाट इज द पावर ऑफ x इन द गिवन पोलिनोमियल गिवन टर्म। नाउ यहां में ये देखेंगे आप कि जीरो पोलिनोमियल जो है, जीरो पोलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर कितना होगा? 0। और आपने लोअर क्लास में 7, 8 में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है कि या तो वेरिएबल नंबर हो या नॉन वेरिएबल नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो गया तो कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होता है। तो जीरो पोलिनोमियल में यदि लिखा हुआ है 2, तो ये आपका जीरो पोलिनोमियल है 3, यानी कोई भी नंबर लिखा है तो किसके अंतर्गत आएगा? जीरो पोलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 मीन्स 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां हम देख रहे हैं कि x का पावर कितना है? 0। मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 0, therefore we can say that 2 is a zero polynomial. Okay, second, linear polynomial, रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब होता है कि जिसमें x का मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। सच टाइप ऑफ पोलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1, दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ओके, अब यहां जो है हमने देखा कि मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब इसमें लीनियर पोलिनोमियल को 2 भागों में बांटा गया है। लीनियर पोलिनोमियल के 2 भागों में किस तरह से बांटा गया है? एक हमने 8, 9 में पढ़ा था और दूसरा आप 10th में पढ़ेंगे। तो 1 वेरिएबल, एक चर का
रैखिक समीकरण। वन वेरिएबल लीनियर पॉली। अधिक से अधिक वेरिएबल नंबर कितने होंगे? ओनली वन। क्लियर? अब जो है यहां हमको देखना है बहुपद, टू वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल। तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो है वेरिएबल नंबर का क्या होना चाहिए? कितने नंबर होंगे वेरिएबल का? ओनली 2 काउंट होगा, तब जाकर के ये 2 चर का रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा? पावर के अकॉर्डिंग चलेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, इसमें आएगा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें बटा हुआ था, एक था वन वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसा कि इसमें मैंने बताया आपको कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर्स इज 1, मात्र एक ही होगा और कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि x+5। तो x+5 में वेरिएबल नंबर का संख्या कितना है? ओनली 1। तो ये हमारा एक चर का रैखिक बहुपद हुआ, वन टर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। y+6 कितना भी लिख लें, लेकिन उसमें वेरिएबल नंबर कितना होना चाहिए? ओनली 1, तब जाकर के वो वन वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब जो है दूसरा देखेंगे हम, टू वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि टू वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल में जैसा कि हमने देखा कि यहां पर वेरिएबल नंबर्स का मैक्सिमम काउंट कितना होना चाहिए? 1। इसमें मैक्सिमम काउंट कितना होना चाहिए? 2। तो यानी कि x+y+6, यानी कि डिजिट कुछ भी हो, कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो, लेकिन जो वेरिएबल नंबर्स होने चाहिए वो ओनली 2 ही होने चाहिए, चाहे वो ए से लेके जेड के बीच का कोई भी लेटर्स हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता क्या है कि जिस टीचर को देखो केवल XY ही लिखते हैं, क्या XY ही इसका हकदार है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि XY अधिकतर हर कोई पढ़ाता है, इसलिए सबके जुबान पे रहता है, लेकिन आप उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रिकॉर्ड क्या तोड़ सकते हैं? आप अपने से भी ले सकते हैं। यहां ए से जेड के बीच का कोई भी, अधिकतर मैथ में देखिए कहीं कहीं यू भी लिया हुआ है, यू भी का यूज ज्यादातर फिजिक्स में है, लेकिन मैथ में भी ज्यादा लिया गया है, एसटी भी लिया गया है। ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में 10th में लिया गया है, ऐसा लेटर देखने के लिए मिलता है। इसलिए आप सबका परंपरा तोड़ सकते हैं। परंपरा जो क्या दिया गया है, XY का जो परंपरा दिया गया है, आप इसका परंपरा तोड़ सकते हैं। ओके, अब देखेंगे हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए x का? मैक्सिमम पावर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2। तब ये हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c। और इसका 10th क्लास में बहुत ही ज्यादा यूज है, इसलिए यहां थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि इससे पहले तक का कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन यहां जिक्र है। तो ये चीज देखना है कि x² का जो कॉफिशिएंट है, एक कॉफिशिएंट ऑफ x² इज कॉल्ड a, कॉफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड b एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड c। ओके, तो यहां ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि x² का गुणांक क्या कहलाएगा? a, x का गुणांक b और जो नंबर होगा वो c। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल लेकर के, जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो विद्यार्थी इसमें हम जानना चाहेंगे कि a क्या है। तो a इज इक्वल टू 2, क्योंकि a जो है 2 जो है ये x² का कोफिशिएंट है, गुणांक है। b इज इक्वल टू
5 एंड c इज इक्वल टू 6। अब बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम आने वाला है विद्यार्थी के लिए कि टीचर ने तो क्लास में पढ़ा दिया, हम जब घर गए तो रास्ते में ही रख के चले आए, तो जब रास्ते में रख करके चले आए तो याद कैसे हमको रहेगा। इसको देखने के लिए जो चीज अधिकतर गलती हमसे होते रहती हैं उस गलती को हम सुधार लेते हैं थोड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, यहां एक उलझन खड़ी होती है कि सर ने तो पढ़ाया था, वहां नंबर दिखा दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और हमें बनाने के लिए बिना नंबर वाला दे दिया। बहुत चालाक आदमी है क्या? तो आप भी चालाक बने। चालाक कैसे बनेंगे? यहां कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां कुछ भी नहीं दिया, हालांकि ये कोई सिंबल नहीं दे रहे हैं, इंडिकेट करने के लिए बता रहे हैं कि कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया है। तो जहां कुछ भी नहीं दिया है वहां एक दिया हुआ था, क्योंकि जब किसी का कोई सहारा नहीं होता तो सबका मालिक भगवान ऊपर वाले होते हैं, एक होते हैं, तो सबका सहारा जब वो है तो इसका सहारा कौन होगा? तो इसका सहारा 1 लेता है, इसलिए जहां कुछ भी नहीं है वहां कोफिशिएंट क्या होगा? 1। तो यानी कि यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a इज इक्वल टू 1। अब इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप समझेंगे कि -1 ही दिया हुआ है। b इज इक्वल टू, b में हम क्या देखेंगे कि x के का कोफिशिएंट तो 1 पता हो गया, लेकिन सिंबल छोड़ दिया करते हैं विद्यार्थी, तो सबका पहचान उसके आगे छुपा हुआ रहता है, गलत मायने में नहीं समझेंगे। तो उसी तरह से यहां x का पहचान, सॉरी जो कोफिशिएंट है उसका पहचान हम क्या करेंगे? माइनस से, क्योंकि इसके पहले प्लस था, प्लस को नहीं लिखा जाता, माइनस को लिखा जाएगा। इसलिए तो इस तरह से आप कोफिशिएंट को पहचानेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कि आगे आपके इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में मिलता क्या है, जीरो निकालने के लिए, ठीक है। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले चीज आते हैं उसको कि दिए गए बहुपद में x का वह मान जो संपूर्ण बहुपद के वैल्यू को 0 बना दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य, जीरो बोलेंगे। अब कोई भी बहुपद जो होता है वो किसी ना किसी लेटर का फंक्शन होता है। जैसे कि हमने लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये जो व्यंजक दिया गया है, ये पॉलिनोमियल जो दिया गया है, ये फंक्शन है किसका? x का। तो इसको हम p ऑफ x, r ऑफ x, q ऑफ x कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन किसका है? x का। अगर यहां लेटर और सारा y होता तो फंक्शन किसका होता? y का। z होता तो किसका फंक्शन होता? z का। समझ आ गया? तो यहां जो दिया गया x दिया गया, इसलिए फंक्शन x का हो गया। तो अब लिखेंगे zeros of x, zeros of p of x is equal to 0। तो यहां p of x किसके लिए लिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो आपने पढ़ा हुआ है, इसमें यह बताया गया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंटू कर लिया जाता है। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 6 है। 6 1 जा 6। अब अपने में ऐसा कोई दो नंबर सोचिए जिसको प्लस कर दें तो 5 आ जाए और इंटू कर दें तो 6 आ जाए। तो 3 और 2 5, 3 2 जा 6। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी तक ये 3 टर्म में था, अब ये 4 टर्म में हो गया। अब क्या करेंगे हम? दो का पेयर कर देंगे। अब इसमें कॉमन निकालेंगे, यहां दोनों में x है, x को कॉमन निकालेंगे, यहां हो जाएगा x प्लस 3 और यहां 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां देख रहे हैं कि दोनों में x प्लस 3 है, x प्लस 3 को हम कॉमन कर लेंगे तो यहां हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक एक को ये कंडीशन तब आता है कि दो नंबर को हम इंटू कर दें 0 आएगा, तो या तो दोनों को 0 होना पड़ता है, नहीं तो किसी एक को 0 होना पड़ता है, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं? एक एक को 0 कर देते हैं। इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3।
एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 मीन्स x का दो वैल्यू हमको मिला -3 और -2, ये जीरोस निकल गया डायरेक्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि जीरोस के रिलेशनशिप को देखिए और बताइए, सत्यापित कीजिए कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो सही है कि गलत है। तो जीरो से यहां दो वैल्यू जो आया हुआ है x का, एक को हम अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे। अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -2। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल दिया गया था, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इसमें हमको a b c तीन का तो वैल्यू पता चल चुका था। सम ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला होता है विद्यार्थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इस रिलेशनशिप को हम चेक करेंगे यहां से कि जो वैल्यू आया हुआ है क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 10th क्लास में पॉलिनोमियल में अक्सर आया करता है, ठीक है। तो हम जस्ट इसी क्वेश्चन को लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहां हमने जो पढ़ा हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अब हम एक बार पुट करके देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पर है हमारा बी की जगह पर क्या है, b के जगह पर 5 है, तो ये हो गया हमारा -5/, a की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि a का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा -5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। अब यहां एक बार हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू -2, -3 प्लस -2 इज इक्वल टू -5, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट। और एक बार यहां निकाल देते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो -3 इंटू -2 माइनस प्लस 6 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन 3। अल्फा इंटू बीटा का जो है c/a, तो c/c का वैल्यू है 6, a का वैल्यू 1, 6, इक्वेशन नंबर 4। तो विद्यार्थी हम यहां देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा को बता रहा है, इक्वेशन थर्ड भी अल्फा प्लस बीटा को बता रहा है, दोनों का RHS सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 को सेटिस्फाइड कर रहा है। बाई इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6 को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि जो रिलेशनशिप है वो 100% सही है। अगले क्लास में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।